आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। वो हैं गायक, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। वो हैं गीतकार, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। वो हैं लेखक, नसिला नसिला तेरा नैना, चुराइल हमरा चैना, अब हमरे दिल में रहना। वो हैं अभिनेता, हर फन में माहिर पीयूष मिश्रा हैं हमारे आज के मेहमान। बिजली से पटले हमारे पिया। पीयूष मिश्रा को हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया। हर तारे की आंख में आंखें डाले, चांदनी रात से आगे चला आया। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। इसको बोलूं मैं कैसे बोलूं मैं, कोई मुझको बता के जा, कोई तो बता जाने दिल हारा रे। तो आइए सुने ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं पीयूष मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत पीयूष जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ख्याल है पहली बार विविध भारती के स्टूडियो में आप अपने सुनने वालों से मुखातिब हैं। हाँ, मेरे ख्याल से पहली बार आया हूँ। बहुत दूर है यार आपका स्टूडियो, वर्सोवा से आया हूँ मैं, तो अच्छा खासा दूर है जी। लेकिन जो है बड़ा क्वाइट और पीसफुल एटमॉस्फेयर है जी, प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर है, अच्छा लग रहा है। पीयूष जी, जिंदगी की कहानी ग्वालियर से शुरू करते हैं, बचपन के दिनों से। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये नाम क्यों बदला था आपने? नाम मुझे अच्छा नहीं लगता था, प्रियकांत मेरे को बहुत खराब नाम लगता था। प्रियकांत पसंद नहीं था? पसंद नहीं था मुझे, तो पिताजी ने जो है रख दिया था, किसी के नाम था उसको देख के रख दिया था। प्रियकांत डिवेटिया उनके एक दोस्त थे जी। तो वो मुझे बाद में जो है बड़ा खराब नाम लगा शुरू में ही, और जब उम्र बढ़ती गई तो उसके बाद में और खराब लगता गया वो। क्यों, दोस्त कुछ नहीं, उस नाम के साथ प्ले करते थे? हाँ, या तो पी के बुलाया करते थे लोग बाग, हाँ, या प्रिया प्रिया करके बुलाते थे, उन्हीं जो ऑब्जेक्शनल थे। मैं अपनी बुआ जी को गोद गया था, तो मैंने जो है 10th में जब हर चीज बदल रही थी, सरनेम तो बदल रही था मेरा, शर्मा से मिश्रा हो रहा था, तो मैंने कहा लगा था ये भी चेंज कर दो। दो नाम थे मेरे दिमाग में, एक अनुराग और एक पीयूष मैंने रख दिया। मैंने 10th की मार्कशीट में जो है नाम चेंज था मेरा, तो ऐसे हुआ। बचपन में पढ़ाई के दिनों में कैसे थे आप, और क्या उस वक्त कोई म्यूजिक से कुछ लगाव था? या म्यूजिक से शुरू से लगाव था, लिखने से और म्यूजिक से और एक्टिंग से शुरू से लगाव था। पढ़ाई में तो बहुत खराब था, हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा, क्योंकि मैं हिंदी किताबें पराग नंदन, चंपक, चंदमामा, ये सब जो है बहुत पढ़ा करता था मैं, लोटपोट। तो हिंदी तो बहुत बड़ी मजबूत थी, और हिंदी के साथ उर्दू भी बड़ी मजबूत थी। तमाम जो है हरिवंश राय बच्चन और क्या भूलूं के याद करूं, और नीड़ से निर्माण तक उनकी ऑटोबायोग्राफी, और दिनकर साहब हो गए या पंत साहब हो गए, नर्रा साहब हो गए, इनको जो है मैं 10th 11th में पढ़ गया था। और याददाश्त भी माशाल्लाह थी? याददाश्त बड़ी बढ़िया थी, याददाश्त मेरी आज भी बहुत बढ़िया है। मतलब याददाश्त मुझे छोटी से छोटी चीज भी याद रहती है जी। तो मुझे बहुत कम इंसिडेंट है ऐसे जो मैं भूल चुका हूँ, अदरवाइज मुझे याद रहता है जी। मुझे भी तक याद है। बचपन भी जो है मैं फर्स्ट से भी जो है मेरे ख्याल से अपर केजी में था तब का याद है मुझे, जब मेरी माँ दूध देने आया करती थी वहां पर कॉन्वेंट स्कूल में, तो मुझे याद है कि हाँ मैं कैसे बैठा करता था वहां पर, डरा हुआ, सहमा हुआ, नन्स को देखता हुआ काले बुर्कों में, मुझे याद है। क्या बात है। और ग्वालियर के वो दिन, जाहिर है कि छोटा शहर का माहौल था और सब एक दूसरे को पहचानते थे, वहां दबाव था अपने करियर को लेके और पढ़ाई को लेके? हर बंदे को होता है, हर स्टूडेंट को होता है, हर बच्चे के ऊपर होता है दबाव। कॉन्वेंट में जमा करवाना, इसका मतलब ये वेरी एम्बिशियस पेरेंट्स। पिताजी के दिमाग में था IAS था, पता नहीं फिर डॉक्टर आ गया, फिर पता नहीं क्या हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था? मेरे कुछ भी नहीं था उस वक्त। वो इतनी मासूम उम्र होती है कि उस वक्त क्या सोचें किस चीज के बारे में, तो उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। मतलब ये तो 10th 12th में जाकर कीड़े मकोड़े आए कि जो मुझे एक्टिंग करनी है, ये ऐसा कुछ करना है, जो है ये आर्टिस्ट था, बचपन से था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि घर में कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि अनुवांशिक गुणों का योगदान नहीं हो सकता। पिताजी तो है नहीं, माँ तो है नहीं, बुआ तो है नहीं, चाचा तो है नहीं, और खानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं बना,
तो ये आनुवंशिक गुण हो नहीं हो सकते। ऐसे ही वक्त में जो है एक ऊंची सत्ता पर यकीन करने का मन करता है। आप इंडिविजुअल होते हैं, इस रूप में पैदा हो गए, आपके आनुवंशिक मतलब पिताजी का चेहरा मिल गया आपको, औषधि हो गया, लेकिन एक्चुअली आप होते अलग ही बंदे हैं। हर बंदा अलग बंदा होता है। बिल्कुल। तो वो मुझे जो है ये सारी चीजें गिफ्ट में मिली थी, तो मैं करता गया, बहुत बढ़िया करता गया। रेडियो से किस तरह का नाता था बचपन में? रेडियो से बहुत बढ़िया। अरे रेडियो से पहले कमेंट्री आया करती थी हॉकी की। अच्छा। हॉकी की कमेंट्री हम बड़े चाव से सुनते थे। तब क्रिकेट तो जो है हमारा इतना अच्छा नहीं था, हमारे यहाँ पर बहुत खराब टीम थी उस वक्त 70s में जो है हम लोग बहुत बुरे थे। पुणे लुइस की टीम से मुझे याद मालूम है 42 ऑल आउट हम लोग जो हारे थे। खौफनाक हारे वो, खौफनाक हार। हाँ, लेकिन हाँ हॉकी कमेंट्री, हॉकी उस वक्त बड़ा मुखर था और इंडिया सिरमौर हुआ करता था। तो उसमें जो है हम बहुत सुना करते थे हॉकी वगैरह। तो यही था, तो रेडियो से एक तो ये ताल्लुक था। दूसरे मैंने रेडियो में जो है 10th में मैंने माउथ ऑर्गन का वो दिया था ऑडिशन। अच्छा। वो अप्रूव हो गया था मेरा। वाह वाह। तो मैंने वहां पर जाकर बजा दिया। तो ये ताल्लुक रेडियो ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर तो खैर बहुत ही छोटा यंत्र था। उसमें तो जो है बिल्कुल ही मतलब बेतार का यंत्र जो है, मतलब मुझे बड़ी जबरदस्त याद है उसकी, ट्रांजिस्टर की। अच्छा, ये यादें हैं मेरे पास में रेडियो के। पिताजी सुना करते थे रेडियो? हाँ, रेडियो ही था घर में, और क्या टेलीविजन था नहीं। हाँ। उस वक्त चाव से सुना करते थे सब लोग। सुबह सुबह गाने आया करते थे, मुझे याद है रेडियो 7 बजे कार्यक्रम आया करता था, तो वो जो सुना करते थे यीशु, ये वो आया करती थी। हाँ बिल्कुल। प्रार्थना, यीशु मेरा गडरिया, हम सब उसकी भेड़ बकरियां, ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था, वो था और यीशु था। और ये सुबह सुबह की याद है, मैं स्कूल जाया करता था, गाने आया करते थे, तो सुनकर मैं स्कूल जाया करता था। बहुत पुराने गाने रेडियो सिलोन बहुत पुराने था, और विविध भारती से उस वक्त में गाने बजाते, बड़े बड़े खूबसूरत गाने थे। उन दिनों की याद के नाम अगर कोई गाना सुनवाना चाहें तो कौन सा होगा वो? नौकरी का एक गाना था किशोर कुमार का, छोटा सा घर होगा बादलों की छांव में। मेरे पिताजी को बड़ा पसंद था और मुझे भी बड़ा पसंद था, मैंने रट रखा था उस वक्त। वाह वाह। ऐसे ही था, मतलब ये थे ओपन ईयर, तो मेरे बड़े प्रिय वो थे। उस वक्त नहीं मालूम था कि ये ओपन ईयर है, बाद में मालूम पड़ा कि जिनके गाने पसंद करता हूँ मैं वो बेसिकली ओपन ईयर है। वाह। तो नैयर साहब को मैं जो है बड़ा, सभी पसंद करते हैं उनको। बिल्कुल, क्योंकि नौकरी के गाने की बात हुई है तो पहले वो गाना सुनते हैं। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये भला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे, आई रे, आई रे, आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे, आई रे।
घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। पीयूष जी, बातें आपके बचपन की हो रही हैं और आपकी किताब पढ़ के भी ये लगता है कि बहुत बचपन से आपके जहन में एक तलाश शुरू हो गई थी हु एम आई वाली। वो क्या मामला था? आप इतने बेचैन क्यों थे बचपन से? शायद नहीं, मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि जो है मतलब पेरेंट्स के सुख दुख मेरे हैं, लेकिन मेरे दुख सिर्फ मेरे हैं। अच्छा, एक खौफनाक अकेलापन। इंट्रोवर्ट था मैं बचपन से, और वो बहुत ही खतरनाक बन गया था बाद में। जब मेरे सारे साथी खेलते थे तो उस वक्त मैं अकेले सोचता रहता था, बैठा रहता था। हाँ, घर की छत पर हुआ करते थे, और ऐसे ही जो है मतलब मैं अकेलापन मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और वो जो है मुझे लोग बोला करते थे कि तुम बेवकूफ़ हो, मतलब क्यों अकेला रह जाता है क्या, स्कूल में मस्ती किया करो। आप करने की कोशिश करी मैंने, खूब करने की कोशिश करी, की भी मैंने, लेकिन मुखर होकर नहीं की मैंने कभी। मतलब मैं स्कूल में जो उद्दंड स्टूडेंट नहीं था मैं। लेकिन दोस्तों की टोली का हिस्सा थे या नहीं? दोस्तों की टोली का हिस्सा थे, 6-7 दोस्त थे मेरे। कॉर्नर पढ़ रहा था मैं, बेसिकली कल्चरल प्रोग्राम में ही जो है मतलब प्ले हो गया, ड्रामा हो गया। 8th स्टैंडर्ड में मैं आई वाज इनटू थिएटर, तो जो है हू डाइड फर्स्ट करके अरेबियन नाइट्स का प्ले था, तो उसमें मैंने एक्ट किया था। वाह, तो बड़ा वहां से जो है चाव लगा था। वो अंग्रेजी में हो रहा था? हाँ, अंग्रेजी में हो रहा था। उससे चाव लगा, अंग्रेजी मतलब बहुत ही आसान अंग्रेजी थी जी। तो वो हुआ, तो उससे चाव लगा। 8th में 1975 की बात कर रहा हूँ मैं। वहां से जो है फिर उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम था कि इतना भयंकर नशा हो जाएगा आगे चल के। हाँ। तो आगे चल के तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक नशा हो गया। फिर तो छूटते नहीं बनी एक्टिंग, फिर तो मतलब बिल्कुल ही आपकी दिनचर्या ही हुई। एक्टिंग क्या, एक्टिंग तो बाद में आई। उसके बाद पहले स्कल्पचर हो गया, फिर पहले पेंटिंग हो गई, फिर लिखना हो गया, नज्म लिखनी शुरू कर दी बचपन में ही। ये स्कल्पचर वाला मामला अचानक कैसे आया और आपने एकदम से कुछ बना लिया? मालूम नहीं, मुझे सामने एक पत्थर मिल गया, मुझे नाले पड़ा हुआ, तो मैंने लिया उसको, मैंने छेनी हथौड़ी थी और तराश दिया उसको। तराश दिया मतलब आंखें खराब हो गई उससे, स्कल्पचर करते हुए जो आंखों पर चश्मा पहनते हैं ना, पावर बैंड लेंस लगाते हैं, तो वो नहीं मालूम था मुझे कि ऐसा भी होता है जी। तो मैंने तो बिल्कुल जो है खांटी हिसाब से जो है मैंने छेनी थोड़ा दिया और तराश दी, तो बन गई यार, बन गई, अच्छी खासी बन गई। पेंटिंग जो है मैंने मेरे दोस्त को, गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था, तो उसने मुझसे पेंटिंग बनाई, तो मैंने कहा मैं जानता नहीं, तो मैंने कहा मैं रंग लाता हूँ तेरे को, कलर ऑयल वगैरह दे दिए उसने, कैनवस ले आया, मैंने बनाई तो बन गई। वाह वाह, कैसे बनी है मुझे मालूम नहीं। इसीलिए जो है मतलब वो कहीं एक सत्ता पर यकीन होता है कि जो है कहीं कोई है जो आपसे कुछ चाह रहा है, आपको ड्राइव कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है। हाँ, रास्ता भी दिखा रहा है और आपको बोल रहा है कि ये करो। दोस्त की गर्लफ्रेंड की बात हुई, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड कब बनी? मेरी गर्लफ्रेंड तो खासी लेट बनी। मेरी गर्लफ्रेंड के जमाने में किसी लड़की की तरफ? हाँ था, मतलब ये एक इश्क हुआ था मेरा 12th में जब मैं था, तो जस्टिस की लड़की थी वो। बात आगे बढ़ गई, फिर उसके बाद भाई आकर मारने के लिए नौसिखिया इश्क था जी, लेकिन बात काफी आगे बढ़ गई थी। इस इश्क ने आपको कितना बदला? क्योंकि इश्क ने मुझे कुछ नहीं बदला, बहुत ही लौंडपन का इश्क था, मतलब मामूली इश्क था। बदला इश्क ने तो मेरे को बाद में नहीं बदला, लड़की ने चेंज नहीं किया मुझे। लड़कियां आती गई, लड़कियां प्रेशियस थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी जिंदगी में, बहुत लड़कियां आई, जितनी लड़कियां आई सबसे संबंध हुए। कई बार तो ये हुआ कि एक टाइम में 2 संबंध चल रहे हैं, अच्छा, बहुत ईमानदारी से दोनों को मालूम है, लेकिन सबसे प्रेम संबंध हुए, मतलब आपके वो बिल्कुल गंदगी जो है मैंने कम से कम की जी। हारमोनियम से अचानक लगाव हो गया था? हारमोनियम मिल गया था, इसलिए 7th में मिल गया था मुझे। हाँ, मेरी बुआ लाई थी, मिल गया, मैंने चल बजाने की कोशिश की तो बच गया वो। तो लगाव इसलिए था कि मिल गया था मुझे घर में बजाने के लिए। हाँ, तो मैं उंगलियां दौड़ने लगी उस पर, तो मुझे मालूम नहीं कैसे दौड़ने लगी, ये सब चीजें मुझे मालूम नहीं है कैसे हुआ, लेकिन ये कुछ होता चला जा रहा था। ये कुछ एक धारा थी, होता चला जा रहा था, मैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। क्यों सलीका तब मिला जब मैं 3 में NSD गया। सलीका इसको ऑर्गेनाइज तरीके से जो है मैंने तब करना शुरू किया जब मेरा सिलेक्शन हो गया 83 में। लेकिन स्कूल के जमाने में क्या किसी टीचर से कोई मुतासिर होने जैसा कुछ था? हाँ था ना, बड़ा जबरदस्त था। अच्छा, उसको अगर आप इश्क मान ले तो हाँ। नहीं, उसको इश्क नहीं मानेंगे, नहीं मान सकते हैं आप। हाँ, बड़ा इमोशनल रिलेशन था। मैं 10th में था, वो करीब 25 साल की थी, मैं 14 साल का हूँगा। बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट था मेरा, इमोशनल जुड़ गया था, उनको जाना था, उनकी शादी थी। पहले जो है वो रहा, बड़ा प्रखर रहा। स्कूल में बदनाम भी हो गया था मैं, बल्कि उस चक्कर में। मेरी जो सिस्टर थी रपराटा, जो चीफ थी, स्कूल की डायरेक्टर थी, उन्होंने जो है मुझे लाकर डांटा था कि तुम बदतमीजी कर रहे हो ये, और यू नीड ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये सब था, तो उनसे तो बड़ा वो नाता था। वो चली गई, बाद शादी हुई उनकी, उसके बाद बेंगलोर चली गई। उसके बाद अब तो बूढ़ी हुई होंगी मेरे ख्याल से। क्या पिताजी के साथ एक बगावत का रिश्ता रहा बहुत शुरू से? बगावत का बहुत शुरू से रहा। 8th 10th में आके हो गया था। समझ नहीं रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, दिमाग नहीं लगता, किसी कभी कुछ बच्चों को लगता है, कुछ बच्चों को नहीं लगता जी, तो मेरा दिमाग नहीं लगता था।
तो इस बात को समझने में इतनी देर क्यों लग गई कि जो आपका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, आपका बच्चा कुछ और करना चाहता है, और आप मुझे सारी ये जो रोचक किताबें जो नंदन पराग, लोटपोट, चंपक वगैरह आप खरीद के दे रहे हो, मुझे लिटरेचर का शौक आपने डलवाया है, तो आप देख रहे हो कि आपका बच्चा जो हिंदी लिटरेचर की तरफ आकर्षित है, तो वो कुछ और करना चाहता है। साइंस में टेस्ट नहीं था मेरा, तो मैं नहीं करना चाहता था, वो करवा रहे थे जबरदस्ती, करो बगावत तो होगी। वो अलग थे तो मैं अलग हो गया, बिल्कुल उनसे बिल्कुल विपरीत हो गया। ये जो उस उम्र की बगावत है वो एक समय तक तपती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन क्या एक समय के बाद हम सब अपने बाप जैसे हो जाते हैं? बाप बनने के बाद बाप जैसे हो जाते हैं, लेकिन बाप बनने के बाद अपने बाप जैसा नहीं हुआ। मैं अपने बच्चों को समझा बाकायदा। मैंने दोनों बेटे मेरे जो हैं वो करना चाहते हैं, मैंने और मेरी बीवी ने पूरी आज़ादी दी। और आज की तारीख में दोनों, बड़ा वाला तो बहुत खुश है क्योंकि वो स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता था। पहले गया वो इंग्लैंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए, उसके बाद यहाँ पर आकर उसने एक स्पोर्ट्स फॉर्म ज्वाइन कर ली, और दिन भर या तो खेलता है या रिपोर्टिंग करता है। तो 2-2 बजे तक, रात को 4-4 बजे तक जागता है वो, कई बार रिपोर्टिंग करने के लिए, बड़ा रस लेकर रिपोर्टिंग करता है। नीरस सब्जेक्ट नहीं है उसका, कभी क्रिकेट का, कभी IPL का, इसमें असाइंड है वो। हाँ, तो ये वो है। उसके अलावा छोटा वाला बेचारा कह रहा था कि मुझे फिजिक्स पढ़नी है, तो वो जो है दिल्ली चला गया। मतलब वो आज 2 साल हो गए, 2 साल बच्चे हैं उस कोर्स में, शिव नाडर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पढ़ रहा है। तो मैं अपने बाप जैसा नहीं हुआ। बाप बनने की फीलिंग आ गई कि हाँ भाई, आपके मतलब हम यूजुअली बाप जो है मतलब आपके बच्चे का बुरा नहीं सोचते। हाँ, भले कितना भी मतभेद हो, लेकिन बच्चे का बुरा नहीं सोचते, वैसे विचार नहीं होते उनमें। तो ये मैं जरूर कि बच्चों का मतलब जब उन्होंने प्रोफेशन चुना ये, तो इसके भी जो है हमने प्रॉस एंड कॉन्स देख लिए कि हाँ यार, इसमें जो है आपकी अगर प्रोग्रेस करेंगे तो वृद्धि होगी, मतलब ये कुछ कमाएंगे ही, मतलब आपके एस्टेब्लिश भी होंगे। तो इस तरीके से जो है मैं मेरे बाप जैसा नहीं बना। जी पीयूष जी, यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, तो कोई गाना बताइए। ये रातें, ये मौसम, नदी के किनारा, ये चंचल हवा। क्या बात है, सुनते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मुहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें, तुम अगर मुझसे रूठे, मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने
कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। पीयूष जी, हम बात कर रहे हैं आपके बनने के दिनों की, और ग्वालियर एक बहुत तहजीबी शहर भी था। दो अलग अलग ध्रुव थे, एक तरफ बहुत खतरनाक। अरे वो बहुत तहजीबी शहर तो खैर कहीं से नहीं था। हाँ, ये मुझे भी गलत फहमी थी कि संगीत का तानसेन का शहर है ये। बहुत सारे लिखने वाले लोग हैं वहां से निकल रहे हैं। हाँ ठीक, लेकिन निकल गए वहां से। वहां रहकर किसी ने नहीं लिखा। जो निकल गए वहां से वो सुखी रहे। जी, ग्वालियर को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा अपना शहर है वो। लेकिन वहां पर जो है ये उजड़पना बहुत था, चक्कू छुरी के चलन और आन बान शान की बात की, हमारी तरफ क्यों देखा तुमने, हम तेरे को मार देंगे टाइप में। एक तो उस वक्त मुखरित थी चंबल। क्या शहर पर इसका असर था डाकुओं के कल्चर का? हाँ हाँ, सारे उनके बच्चे जो यहाँ पढ़ने आया करते थे। अच्छा, कॉलेज में। हाँ, ग्वालियर वॉज महाविद्यालय था ना, यूनिवर्सिटी तो एक ही थी ना यहाँ पर। सारे चंबल, मुरैना, भिंड, डबराज, सबके बच्चे जो यहाँ पढ़ने आया करते थे। पान सिंह का तो भतीजा हमारे साथ था, मैं जब पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में। हाँ, तो मेरे साथ था इंदल सिंह तोमर। सारा कल्चर जो है मतलब आपके डकैतों का कल्चर था। जिसने छोड़ दिया ग्वालियर, वो विकसित हो गया, वही रह गया। वो जो है मतलब कमोबेशी के साथ में फिर वैसे ही होकर रह गया कि जो है चलो जो मिल रहा है ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाया, पता नहीं क्या। कुछ लोकल लोग थे जिन्होंने आपको ग्रूम किया लिखने के लिए, वो क्या घटनाएं हैं? रवि उपाध्याय करके था, मेरा एक दोस्त था। हाँ, वो दोस्त क्या, मेरे से 10 साल बड़ा था। तो उसका जो है इम्प्रेशन वक्त जो है बहुत रहा कि उसने दार्शनिक दृष्टिकोण से जो है काफी बातें समझाई मुझे। हाँ, दर्शन से मेरा पहला परिचय जो है मतलब उसने नहीं करवाया, विवेकानंद से, भगवत गीता से, ये सब जो है इससे पहला परिचय मेरा, वेद से, पुराण से। तो पहली मर्तबा उसने ही परिचय कराया, योग से, सब विपश्यना से। उस वक्त मैं जानता नहीं था कि विपश्यना है, अब जान रहा हूँ विपश्यना है। जी जी, सांस हम साधते हैं। अदरवाइज तो किसी ने लिखने के लिए नहीं कहा, कि अपने आप भी लिखता चला गया। कब शुरू हुआ था ये सिलसिला लिखने का? लिखने का सिलसिला 6th-7th में शुरू हो गया था। 6th-7th में जो है अच्छा खासा लिखता था। तो कविताएं चल रही थी लेकिन किसी को बता नहीं रहे थे। जी, पेशा बनाएंगे इसको तो पता ही नहीं था ना। कि दोस्त को भी किसको सुनाया करता, कोई दोस्त नहीं थे मेरे ऐसे। रवि को सुनाया करता था, एक दो और थे। पिताजी को सवाल ही पता नहीं तो सुनाने का, वो समझते नहीं थे। जब थिएटर ज्वाइन किया तो थिएटर ग्रुप वाले जो है मतलब उनसे कुछ बातें होती थी जो कि अर्थ भरी होती थी, उनसे जरूर कुछ बातें होती थी। ग्वालियर में जो थिएटर, मैंने लिटिल बैले ट्रूप एक मेरा था LBT, वहाँ लिटिल बैले ट्रूप करके था, वहाँ पर आर्ट का पूरा माहौल था। तो उस माहौल में जो है मतलब आपके बहुत म्यूजिक की और लिटरेचर की और कविता की, और वहाँ की लाइब्रेरी में बहुत पढ़ता था। तो ऐसे करके जो है वहाँ पर हम बैठते थे। शाम का पूरा वक्त हमारा वहाँ जाया करता था, 5 बजे से लेकर जो है 10 बजे तक का 4-5 घंटे वहाँ पर दिया करते थे हम लोग। प्ले हो रहा हो नहीं हो रहा हो, लेकिन हम वहाँ जाकर बैठा करते थे। कम से कम जो है मतलब कुछ एक बातें मालूम पड़ती थी कि आर्ट और कल्चर में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। उससे हम खुश थे, बहुत खुश था मैं। उस दौर में कौन से नाटक किए? उस दौर में मैन विदाउट शेडोज, जयपाल साठ का, उसके बाद ये एवं इंद्रजीत बादल सरकार का, उसके बाद अरे शरीफ लोग, कौन किसका भूल गया मैं नाम, अरे शरीफ लोग, अबू हसन बादल सरकार का, ये सब करे मैंने। दिल्ली तेरी बात निराली एक प्ले था प्रेमचंद कश्यप सूज का, वो मेरा पहला प्ले था 1979 में, वो किया। तो ये 3 साल ही कर पाया मैं थिएटर में, 3, लेकिन बड़ा तगड़ा, मतलब वो विरासत बड़ी अच्छी थी। लिटिल बैले ट्रूप में प्रभात गांगुली थे, बहुत ही बढ़िया, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया। तो उनसे जो बहुत बढ़िया बातें सीखने का मौका मिलता था। LBT ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया। आर्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, LBT में जाने के बाद ही मालूम पड़ा जी, इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब आप? अरे बहुत खूंखार, बहुत विपरीत थे, बिल्कुल डेड अगेंस्ट। मेरे LBT के फ्रेंड्स जो थे वो मुझसे बड़े थे सारे। हाँ, तो वो जो है मेरे घर वाले बहुत खिलाफ थे कि जो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ रहा करो और ये करा करो और वो करा करो, बहुत दबाव था, रोना पीटना सब जो है मतलब आप मेरी बात मानो, ऐसे करके जो है चलता रहा मामला। अब माँ से किस तरह के रिश्ते थे? अच्छे नहीं थे उस वक्त। तो माँ सीधी सादी गृहिणी थी बेचारी, वो कुरुक्षेत्र की देहात की महिला थी, जानती नहीं थी कि क्या होता है प्ले थिएटर वगैरह, आर्ट वगैरह क्या। और फिर हमारे मतलब दोनों माँ या बाप दोनों की तरफ से जो है मतलब 7 पुश्तों में दादा तक को जानता हूँ, दादा तक तो कोई इस फील्ड में नहीं था, वो भी नहीं जानती थी बेचारी, और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन सीधी सच्ची थी बहुत। पिताजी और बुआ जी, उनसे बेचारी वो दबाव में रहा करती थी, जो बोला करते थे मान लिया करती थी। रंग तो जो है मतलब खराब हो ही गए थे कि जो है बिल्कुल बात नहीं मानना, जवाब दे देना और उल्टा होकर जवाब देना, ये सब चीजें अब कौन माँ पसंद करेगी, यही था जी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं। हाँ सुनिए। कौन सा गाना याद आता है? सज तेरा चकरा ये दिल डूबा जाए, वाह, आजा प्यारे पास हमारे खाए घबराए, प्यासा फिल्म का गाना है, सुनते हैं। हाँ।
टकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। मालिक, तेल मालिक। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। आप एलबीटी के साथ थिएटर कर रहे थे और एक तरह से आपको थिएटर का माहौल वहां मिल रहा था, जो आपके लिए एक तरह से रिक्लूज था। तो एनएसडी वाला रास्ता कहां से खुला? एनएसडी का रास्ता मतलब रवि ने बताया था मुझे सबसे पहले एनएसडी का नाम, उपाध्याय ने, वो एक इंस्टीट्यूट है, वहां जाना चाहिए। और लोग भी थे, रविंद्र खानकर एक दोस्त था हमारा, वो हमसे 2-3 साल पहले चला गया था वहां। जब से एनएसडी बना था तब से 4-5 बंदे गए थे वहां से, तो वहां से मालूम था मेरे को। लेकिन इसको पेशेवर तौर पर अपना लूंगा ये नहीं मैं सोचा था कभी, ये एकदम से हो गया। जब मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाया, लिख नहीं पाया, सेकेंड ईयर में जो है मुझे लगा कि यार सेकेंड ईयर का एग्जाम दे नहीं पाया मैं साइंस कॉलेज में, तो उसमें जो है फिर ये लगा कि यार कुछ भी नहीं कर रहे, तो फिर यही दे दोनों। और दूसरे ग्वालियर से मैं बड़ा प्रताड़ित भी हो चुका था, मैं निकलना चाहता था वहां से किसी भी कीमत पर। आई जस्ट वांटेड टू लीव ग्वालियर, मैं वहां एग्जिस्ट नहीं करना चाहता था। तो वो भी दे दिया, वो दे दिया, तो बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया, 2 इंटरव्यू हुआ करते थे उस वक्त जी।
तो बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू गया, बड़ा जबरदस्त हाथ वाथ लिया एनएसडी ने। कौन लोग थे इंटरव्यू बोर्ड में? इंटरव्यू बोर्ड में ये लोग थे, बीएम शाह थे, वो तो डायरेक्टर थे उस वक्त। हाँ। मोहन प्रतीश साहब थे, बंसी कौल मेरे ख्याल से थे या नहीं, या याद नहीं है, यही लोग थे। मोहन जी ने तो फोक पर बहुत काम किया है। मोहन जी ने फोक पर बहुत काम किया है जी। हमारे म्यूजिक टीचर थे, म्यूजिक के एचओडी थे। तो शानदार इंटरव्यू गया और आपका सिलेक्शन हो गया। हाँ, शानदार हुआ, दोनों इंटरव्यूज मेरे शानदार है। प्रीलिम इंटरव्यू हुई और मेन इंटरव्यू दो हुआ करते थे पहले। वो मेन इंटरव्यू हुआ तो वो भी बड़ा अच्छा हुआ, तो सिलेक्शन तब जी जरूर खुश हो गए थे। पिताजी को ये तो मालूम था कि जो है एनएसडी क्या है, थोड़ा बहुत मालूम था। हाँ। और वो इतना बड़े संस्थान में बेटे का एडमिशन हो जाएगा तो ये काफी बड़ी बात थी। पिताजी करते क्या थे? अपर डिवीजन क्लर्क के तौर पर रिटायर हुए थे वो। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क ज्वाइन किया था। अपर डिवीजन पहले ठेकेदार थे, पहले ट्रक्स वगैरह थे हमारे, तो जिसके बारे में अजीब वगैरह झूठी ग्लोरी भी थी। मतलब आपके हमारे यहाँ 3 कारें थी, 5 कारें थी, पता नहीं क्या, सब झूठ बोलते थे, झूठे बहुत थे मेरे ख्याल में। बुआ जी तो बहुत झूठ बोला करते थे, तो ऐसा कर रखा था उन्होंने, ये होगा वो होगा। मैंने जब से होश संभाला तब से जो है वो उनके ट्रक थे हमारे, वो फेल हो गया, पूरे का पूरा धंधा फेल हो गया। तो फिर ही ज्वाइंड बिरला कंसन्स, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया उन्होंने। तो वहाँ जाया करते थे वो अपने साइकिल से। जी। जब ग्वालियर छूट रहा था वो दिन याद कीजिए, जब आप एनएसडी के लिए अपना झोला झंडा संभाल के जा रहे थे। ताज एक्सप्रेस उस वक्त चली थी मेरे ख्याल से। जी। ताज एक्सप्रेस शाम को 5 बजे चलती थी, तो मैं सबसे विदा ले रहा था। तो आलोक दोस्त था एक मेरा, वो छोड़ने आया था। प्रशांत दुबे था मेरा एक दोस्त, वो छोड़ने आया था। हाँ हाँ। ऐसी जो है, और प्रवेश साहनी और इनसे सबसे विदा ली थी मैंने। और मेरे पिताजी छोड़ने आए थे, पहली मर्तबा जो है बेटा इतना दिन के लिए बाहर जा रहा था, विदा ले ली, फिर चले गए। फिर एनएसडी ने किस तरह की नई दुनिया खोली थी, क्योंकि ग्वालियर एक छोटी दुनिया थी। वहाँ गए तो अपने दुनिया खुली, मतलब स्टेशन से दुनिया खुल गई। जब मैंने देखा कि एक क्राउन प्लेस से कहते हैं, ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, और ये उससे दुनिया खुल गई। मंडी हाउस तो बहुत ही बढ़िया इलाका है, बहुत शानदार इलाका है। बिल्कुल। एनएसडी ने तो मतलब आपके पूरे कपाट खोल दिए ना। मतलब एजुकेशन पूरी 3 साल सिर्फ थिएटर पढ़ना, जिसके बारे में पैशन था मेरा कभी कि जो हाँ यार ये क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में हर जानकारी मेरे सामने थी। अब हर चीज मैं पढ़ सकता था, उसको सारी क्यूरियोसिटी खत्म होने की गुंजाइश थी। जी। हो गए वहां पर, तो फिर वहां पढ़े। वहाँ 3 साल बहुत ही बढ़िया बीते, बहुत बढ़िया प्लेस किए। मैं पढ़ते हुए स्टार बन गया था। हैमलेट के बाद में मैं आई वाज स्टार। हैमलेट किसके डायरेक्शन में किया था? फ्रिट्ज बेनेविट्स। बाप रे बाप। तो वो जो है वो जर्मनी से आया करते थे साल में एक बार। कहते हैं बहुत सख्त व्यक्ति थे। सख्त क्या मतलब, बड़ा हाँ बड़ा अजीब सा उनका वो था। हाँ। वो 3rd ईयर के साथ में करवाया करते थे। जी। हमारे साथ आए तो मिस्टर मोहन मर्शी हमारे प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि जो आप 2nd ईयर के साथ में भी करो। तो 2nd ईयर के साथ में किया हैमलेट, और 3rd ईयर के साथ में किया लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गैलीलियो। तो वो जो है हैमलेट मतलब बहुत ही कालजयी प्रोडक्शन हो गया। वो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बढ़िया हो जाएगा। तो बड़ा जबरदस्त हुआ। उसने फिर मेरे को गाड़ दिया वहां पर बिल्कुल खुंड के तरीके से। बैचमेट्स कौन थे आपके? आप जानते नहीं होंगे मेरे ख्याल से, कि दिनेश खन्ना था एक तो। जी जी जी। एनएसडी के डायरेक्टर रहा ना। अच्छा, ओके। जी जी जी। दिनेश खन्ना एक वहां पर है भी टीचर। अब्दुल लतीफ खटाना रिटायर हो गया। इतना नामचीन बंदा कोई भी नहीं था मेरे बैच में। और सीनियर्स में? सीनियर्स में तो ये लोग थे, नसीर थे या पंकज कपूर थे, अन्नू कपूर थे या अनुपम खेर थे, तो चले गए। राज बब्बर थे, ओमपुरी थे। हमारे मतलब डायरेक्ट सीनियर्स नहीं, ये लोग चले गए थे। सीनियर्स बहुत सीनियर, 10 साल 13 साल। नसीर 13 साल सीनियर थे, पंकज कपूर 10 साल सीनियर थे। तो सीधा तो उनके किस्से वहां सुनाई देते थे? किससे सुनाई देते थे? हाँ, मतलब ये लोग बन चुके थे। ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह तब तक जो है सिनेमा बन चुके थे, हम जब गए थे तो बड़ा नाम थे मतलब ये लोग। तो हम भी इनको जो है बहुत ऊंची आंखों से देखा करते थे कि हाँ भाई हमारे सीनियर है। मतलब बड़ी चीजें थी दोनों। फ्रिट्ज की खूंखारियत के बड़े किस्से सुने हैं मैंने। खूंखार था, बहुत काम करता था एक्ट्रेस पर। हाँ। उतना काम करवाने को तैयार नहीं होता कोई भी एक्टर। जड़ था बिल्कुल जो है, मतलब अंदर से सारा निकाला उसने जो है, मतलब खोला मेरे को। एक तरह से ऑपरेशन हुआ मेरा इमोशनल। हाँ हाँ। कि जो है आवाज ऐसे निकलती है, वो सब सारे बंधन खुले, आवाज ऐसे निकलती है। मेरी आवाज मुझे मालूम नहीं थी कैसी क्या है क्या नहीं। उसने निकाली आवाज, निकाल के बताई ये है तुम्हारी आवाज वास्तव में। उससे जो है बहुत फायदा हुआ। फ्रिट्ज के साथ 2 नाटक किए मैंने। 2nd ईयर में किया था विलियम शेक्सपियर हैमलेट, और 3rd ईयर में किया था बर्टोल्ट ब्रेख्ट मैन निकोलसमैन। 2 नाटक किए उनके साथ में। उसके साथ ही रंजीत कपूर मिल गया। रंजीत पंकज कपूर के बाद में मैं सबसे लाडला एक्टर था उनका। वो तो उनके बैचमेट थे पंकज कपूर, तो मैं जो है बहुत करीब हो गया था उनके। तो उनके साथ नेकरासोव किया, जयपाल साठ का नेकरासोव। ऐसे ही जो है अच्छे नाटक किए हमारे बैच में, बहुत अच्छे नाटक हुए। कारन जी के साथ में किया और रविंद्र दास साहब के साथ में किया। अच्छे नाटक हुए हमारे साथ में। नाटकों के लिए कविताएं और गाने लिखना शुरू कर दिया था उस जमाने में आपने? कविताएं तो नहीं थी, कविता ऑलरेडी गाने थे उसमें। मशरकी हूर, राधे श्याम का तवा चक्का एक नाटक है, पारसी प्ले। मोहन जी कर रहे थे उसका म्यूजिक, बीएम शाह डायरेक्ट कर रहे थे। मोहन जी छुट्टी पे चले गए या पता नहीं क्या हुआ था, वो कर नहीं पाए।
तो मैंने कहा मैं करता हूँ। उसके 13-14 गाने थे उसके, पारसी गाने। पारसी नाटक में तो गाने ही प्रधान होते हैं ना। बिल्कुल। तो वो किया मैंने, हो गया, बहुत जल्दी हो गया। शाहजी बहुत खुश थे मुझसे, तो वो फर्स्ट ईयर में हो गया। उसके बाद फिर मेजर गैप आया। फिर जब एक्ट 1 खुला तब उसके बाद मैंने गाने करने शुरू किए जी, कि मैं गाने इतना स्किलफुली कर सकता हूँ, ये मुझे तब मालूम पड़ा। लेकिन एनएसडी का वो जो पूरा दौर था 3 साल का, उस दौर में वो कौन सी चीजें थी जो आपने बतौर एक्टर और बतौर क्रिएटिव पर्सन हासिल की? सभी चीजें थी ना, जो भी हासिल करना चाहता था मैं, वो था वहां पर। सभी चीजें, मतलब पेशेवर दृष्टिकोण क्या होता है अपने फन के लिए, पेशेवर तरीके से जो आप अपना रहे हैं उसकी चीज को, प्रोफेशनल एटीट्यूड, वो सीखा वहां से। एक्टिंग के बारे में बड़ी सारी थ्योरीज थी वहां पर उस वक्त जो चर्चित थी, उनको अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको कमांड नहीं करेंगे। तो सब करने के बाद में फिर आज की तारीख में अपना खुद का मेथड निकाला कि ये तरीका होता है आपकी एक्टिंग करने का, आपका ये तरीका है। तो आज खुश हूँ। डायरेक्शन की तरफ रुझान था? नहीं, मैं करता था, लेकिन बहुत बढ़िया डायरेक्ट कर सकता था। 1-2 बार किया मैंने, तो पाया कि मैं बहुत बढ़िया करता हूँ, लेकिन एज सच जो है कभी रहा नहीं मेरा। एज एन एक्टर ही था मेरा, एज सच कभी रहा नहीं मेरा डायरेक्शन तरफ जुगाड़। जब एनएसडी के 3 साल पूरे हो रहे थे, तो क्या उन दिनों में भी रास्ता मुंबई की तरफ जाता था, या क्या करते थे लोग? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कई लोग जाया करते थे, कई लोग अपने अपने प्रदेश लौट जाया करते थे, कई लोग सिर्फ थिएटर किया करते थे। मेरा तो था दिमाग टेलीविजन और सिनेमा। 86 में पास आउट हुआ। 89 में एक बार की जो है बॉम्बे जो होकर आ गया था मैं। बहुत ही खराब तजुर्बा रहा वहाँ पर। क्या हुआ था? किस लिए आए थे और क्या चल रहा था यहाँ? नहीं, मैं कुछ भी नहीं था। मतलब आपके आई वाज नॉट एन एक्ट, मतलब मैं कंप्लीट एक्टर नहीं था। प्रेजेंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर, अपने आप को प्रेजेंट करूं, ऐसा जो एक्टर नहीं था मैं। अधूरा एक्टर था बहुत। एज ए ह्यूमन बीइंग तो खैर बहुत अधूरा था मैं, बड़ा आधा अधूरा इंसान था मैं। तो वहां के लायक ही नहीं था मैं। और वहां पर तब सिनेमा था, मतलब सिनेमा में अमिताभ बच्चन काम करते थे, ऋषि कपूर काम, मिथुन चक्रवर्ती और ये विनोद खन्ना, ये बड़े बड़े लोग काम करते थे, ऊंचे हाइट के लोग बात। तो हम जो है कहाँ, तब टेलीविजन था नहीं जी। तो वहां पर जो है जाकर आ गया था मैं। फिर वहां दिल्ली में फिर आके जो एक्ट 1 खुला। क्या ये वही दौर था जब राजश्री की फिल्म आपको ऑफर की गई थी? वो मैं 3rd ईयर में था तब। हाँ। तब मिस्टर मर्ची ने बुलाया था मुझे अपने चैम्बर में और मेरा परिचय कराया था इनसे। सूरज के फादर कौन, राजकुमार बढ़ जाते हैं ना, उनसे परिचय। ताराचंद बढ़ जाते? नहीं, फादर ही है, ताराचंद इनके दादा है। दादाजी हैं। तो उनसे परिचय कराया था मेरा कि ऐसी ऐसी बात है। तो एक्टर की खोज में आए थे। मैं अपने बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ, पहली फिल्म बना रहा है, मैंने प्यार किया। तो उसको उसके एक्ट्रेस मेरे ख्याल से मिल चुकी थी उनको, वो डीयू की लड़की थी मेरे ख्याल से, भाग्यश्री, और एक्टर की तलाश में आए थे। तो मशीन ने मेरा परिचय करा दिया था उनसे बुला के। बहुत मुतासिर होकर गए थे, फोटोग्राफ वगैरह देखा था। उसके बाद तुरंत आ जाओ, नहीं गया। फिर मैं 15 दिन बाद उनका फिर फोन आया। मिस्टर मशीन ने कहा कि तुरंत चल, तुम स्कूल से अगर निकलने में 3 महीने हैं, लेकिन तुम जाके आ जाओ, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा। मैं तब भी नहीं गया। क्या चीज थी जो आपको रोक रही थी? पता नहीं क्या चीज थी जी। मतलब मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी। चल रहा था दिमाग में, कुछ चल रहा था, मेरे संबंध चल रहे थे, कुछ प्रेम संबंध चल रहे थे, उनको मैं छोड़ नहीं सकता था। ऐसा कुछ था, पता नहीं क्या दावानल था, दिमाग जो है बिल्कुल उजला हुआ था जी। तो आपने बंबई जाने से इनकार कर दिया और वो मौका हाथ से जाता रहा? मौका हाथ से जाता रहा, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। आई डोंट रिग्रेट इट। जी। मैं रिग्रेट नहीं किया मैंने उसको कभी, मैं उसके बारे में पछताया नहीं। लेकिन जब आप एनएसडी में थे तब टेलीविजन के लिए काम मिलना शुरू हुआ था? कुछ नाटक वाटक हुआ था। टेलीविजन बहुत कम बन रहा था। राज से स्वराज तक एक गाई साहब की बेटी थी अमाल अल्लाना, हाँ, उसने सनानियों पर एक सीरीज बनाई थी, उसमें मुझे सुखदेव ऑफर हुआ था। तो वो जो है पढ़ते हुए नहीं कर सकते ना आप टेलीविजन, तो मना कर दिया मेरे डैड मिस्टर मर्शी ने, परमिट नहीं कर सकता मैं तुम्हें। तो वो था श्याम बेनेगल की, ये थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें किया था मैंने 3 एपिसोड्स में। ऐसे ही किया था। किले का रहस्य करके था एक बड़ा फेमस, बच्चों में तो बहुत ही पॉपुलर वो था, बिल्कुल बहुत डरा करते थे उससे बच्चे। किया था मैंने, वो भी होके चुक गया। दैट्स ऑल जी। एनएसडी खत्म हो गया और उसके बाद आपने सोचा कि अब कुछ थिएटर की दुनिया में उतरा जाए, तो एक्ट 1 तुरंत मिल गया था या एक्ट 1 4 साल बाद, मतलब 86 में पास आउट हुआ था मैं, 89 में बना था एक्ट 1। तब मैं बॉम्बे में था। अच्छा। पहला प्ले कर चुके थे ये लोग, नेट हुआ, मनोज वाजपेयी था उसमें, बहुत प्ले किया था उसने। मैं तब आ गया, तो उसके बाद दूसरे प्ले से जो है मैं जुड़ गया था उसमें। तो बीच के 3 साल क्या चल रहा था? कुछ नहीं, पैसे ही नाटक किया, प्ले किए, कहीं कोई सीरियल कर ली, कोई मतलब एक भ्रमित ही था मैं स्पष्ट कुछ नहीं था सामने, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। एक्ट 1 खुला तो उससे कम से कम ये तो हुआ ना कि कम से कम थिएटर ही करूंगा मैं, चलो पिक्चर नहीं कर रहा अभी मैं, तो वो ये तो हुआ ना स्पष्ट। लेकिन उस वक्त तो इसमें तो कुछ भी नहीं था। मतलब 3 साल कभी रंजीत साहब के साथ प्ले कर लिया, कोर्ट मार्शल कर लिया, कभी आर्सन एंड द ओल्ड एज कर लिया, आंटी को दिखाना प्ले था कर लिया, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, लेकिन अस्पष्ट था सब, सबको कुछ भी क्लियर नहीं था।
लेकिन एक्ट 1 से एक तरह से एक सही प्लेटफॉर्म मिला और आपने अपने आप को झोंक दिया वहां पर। हाँ, एक्ट 1 बहुत बढ़िया ग्रुप था, उसमें मैंने झोंक दिया अपने, उसमें वाकई मैंने झोंक दिया था दिलो जान से, जो है अपने पूरे के पूरे आर्ट को मैंने झोंक दिया था। एनएसडी से तो जो मिला तो मिला ही, एनएसडी से मतलब मैं काफी मैच्योर हो गया, लेकिन उस मैच्योरिटी को आजमाने का मौका मुझे एक्ट में मिला, तो वहां पर जो है पूरा झोंक दिया मैंने, मैं हर चीज कर दिया, नवाज क्या लिरिक्स क्या म्यूजिक, बड़े बड़े प्लेस की। सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने हमारे दौर में एक स्ट्रीट सॉन्ग्स का प्रोग्राम किया था। जी जी, हमारे दौर में एक कैसेट भी आई थी उसकी छोटी सी, वो मैंने कंपोज किए थे, वो सारे क्लासिक्स, मतलब शायर साहब, कैफी साहब, अमरजीत चंदन, पाश, हमारे अपने थे, एक आध मेरा था, एक आध बब्बल मेरा दोस्त है अरविंद बब्बल, संजीव था, उन सब के गाने जो है मतलब ये स्ट्रीट प्लेस तो होते हैं, लेकिन स्ट्रीट सॉन्ग्स कभी नहीं हुए आज तक। स्ट्रीट सॉन्ग्स का जो कला जो पहली बार देखने में आया जी, तो स्ट्रीट सॉन्ग्स हमने जो है मतलब वो किए, और हम उसका डी वगैरह में या सड़कों पर गाया करते थे हम लोग। वाह, बहुत गाया करते थे हम लोग, एक माहौल खींच के रखा था। अरे बहुत जबरदस्त हुआ था वो, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त हुआ कार्यक्रम, बड़ा हिट हुआ वो। बाद में शायद सफदर हाशमी के परचम सॉन्ग्स की कैसेट आई थी, जनगीतों की जो कैसेट थी आई थी, मतलब परचम वो भी हमारे भी वही थे, मतलब जंग और परचम और आज़ादी, और वो गा दिए उस वक्त। जब मैं आज अगर कोई कहे मुझसे गाओ तो मैं उनको खाली गाने के तौर पर लूंगा, मैं इंकलाब के इससे जो कॉन्सेप्ट से बहुत वो नहीं रहा मुतासर, जलाए रखता है एक्चुअली, आपको लेफ्ट जलाए रखता है। लेफ्ट अगर आप होते हैं ना तो आपका खुद का मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है, इसके अलावा आप लेफ्ट से कुछ परिवर्तन ला नहीं पाते, वो जवानी की जरूरत होती है। ये बेवकूफ है, लेफ्ट कांट बी द एंड ऑफ लाइफ ना, आप जमाने को चेंज नहीं कर सकते, जमाना जितना चेंज हो रहा है अब तो, बल्कि लेफ्टिज्म जिसे कहते हैं ना, आपके लेफ्टिज्म मतलब पॉलिटिकली तो बिल्कुल ही गायब हो गया, लेफ्ट दुनिया से गायब हो गया ना। अपना ही वॉज एन अचीवर, कार्ल मार्क्स वॉज एन अचीवर, हिज फॉलोअर्स वर नॉट। इन फॉलोअर्स ने जो उसको इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दिया लेफ्ट का कि कुछ और ही होती है। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी की जो कल्पना की है वो जो है राम राज्य से अलग नहीं है बिल्कुल। राम राज्य में भी वही चीज होती है कि जो हर बंदे को खाना मिलेगा, हर बंदे को पानी मिलेगा, अलग चीज नहीं। इन लोगों ने बना दिया उसको, चौसस्की ने, आपके स्टालिन ने, आपके पोल पोट ने इनको बना दिया डिक्टेटरशिप। तो उसमें जो है ये हो गया कि जो है मतलब वो एक छत्रराज होगा, जो सर उठाएगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो ये स्वरूप हो गया इसका, काफी दिनों तक रहा। फिर मैं लेफ्टिस्ट मतलब मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कम्युनिस्ट तो कभी नहीं था। रिवोल्ट थे आप? एक कम्युनिस्ट तो कभी नहीं था, रिवोल्ट था हाँ, कि मतलब हाँ इन चीजों को निवालूंगा, एंटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो जो बहुत दिनों तक रहा। यहाँ पर एक गाना सुना जाए? हाँ सुनिए। कौन सा गाना? होल्ले होल्ले साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे, पीछे हैं तुम्हारे, सुनते हैं। हम भी पीछे हैं तुम्हारे, कैसे भी
वो दौर था जब आप जम के थिएटर कर रहे थे और उस दौर में आपने प्लेस के लिए गाने लिखे भी होंगे, कंपोज भी, तो उनमें से कुछ सुनाएंगे आप हमको? कोई गाना जो उस दौर में किसी प्ले के लिए किया हो? याद गाने में वेस्ट साइड स्टोरी किया था, ड्रीम ऑफ पीटरमैन किया था, फिडल ऑन द रूफ जैसे क्लासिक्स प्ले किए थे। हाँ, तो वो जो है वो तो गाने तो बहुत थे मेरे गानों की किताब में, पूरे के पूरे गाने हैं। मेरे मंच की सरगम करके किताब है मेरी, बिल्कुल, उसमें सारे गाने हैं उसमें। गाने का मूड नहीं है यार, गाना मतलब। अच्छा, एक्ट 1 में एक से बढ़ के एक प्लेस कर रहे थे, खुद भी लिख रहे थे। गगन दमामो बाजियो हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ? 94 में हुआ था ये प्ले जी। भगत सिंह पर जो है हमने वो किया था। साथ ही था एन के शर्मा, वो डायरेक्ट करता था प्लेस। उसने कहा था कि यार ओरिजिनल प्ले लिख, क्योंकि जो है ये बहुत डेड अगेंस्ट था। मतलब जो आई थी उसमें लगान, गदर, प्री इंडिपेंडेंस पूरा का पूरा चमक उठा था वहां पर। हाँ। में तो जो भी बनाओगे आप प्री इंडिपेंडेंस पे, जो है आपकी ये हिट होगी। फिर साला उसमें तो ऑलरेडी हीरो है, मतलब आपकी इनको खोजने जाने की जरूरत नहीं, भगत सिंह मौजूद हैं। तो भगत सिंह, मैंने कहा तुम क्यों इस पर इसकी निगाह क्यों नहीं पड़ी किसी बंदे की? भगत सिंह संधू नहीं जानते थे लोग, नहीं जानता था कि इनका नाम पूरा नाम संधू है। हाँ, तो मैंने कहा इतना बड़ा आदमी और इतना कम उम्र में इतना जवान, हसीन, खूबसूरत, चेहरे की तो बहुत तारीफ थी, बहुत सुंदर था, बहुत पढ़ा लिखा, कविता करता था, गाना गाता था, इतना बढ़िया और साहसी, जबरदस्त, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल। मतलब ऐसे इंटेलेक्ट बहुत कम देखे हैं। उनसे टकरा गया महात्मा गांधी से अपनी जवानी में, 23.5 साल की उम्र में गांधी जी से टकरा गया। त्रिपुरी अधिवेशन की बात है शायद। हाँ हाँ, उनसे मुकाबला होने लगा। सुभाष चंद्र बोस और ये सब जो है मतलब इनके भगत सिंह के फेवर में थे कि इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए इसको। इरविन वायसराय था उस वक्त, तो इरविन से जो है गांधी जी मिलने वाले थे। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था, उन्होंने कहा इसमें आप डिमांड रखिए इनकी, सरदार भगत सिंह की, जो इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए। तो बहुत फेवर में थे इनके। बहुत रिसर्च की थी इस प्ले के लिए। अरे बड़ी जबरदस्त किताबें पढ़ी थी, लेकिन रिसर्च करना वो एक्चुअली प्ले हो और फिल्म होती है बहुत ही रसपूर्ण। रिसर्च से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है अपने इमेजिनेशन के घोड़े खोलने पड़ते हैं। हाँ हाँ, तब कहीं जाकर आपके वो प्ले थोड़ी लगा सकता है रिसर्च से, प्ले और ये इससे फिल्म थोड़ी बनती है। कितने दिन लगे थे गगन दमामा लिखने में? दिन तो ज्यादा नहीं लगे थे। जब लिखना शुरू किया था तो एक महीने में पूरा। हाँ हाँ, जब लिखना शुरू किया सारा म्यूजिकल जो हाँ, सब बहुत जल्दी हुआ। अरे उस वक्त तो बहुत ही प्रोलिफिक थे यार हम। उस वक्त तो ऐसे काम करते थे कि मतलब कोई चीज हमारे लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं जी। ऐसे काम करते थे, मैं भी और एनके भी, दोनों हम एक साथ काम करते थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो है मतलब आपके वो इम्पॉसिबल कोई चीज थी नहीं हमारे लिए। अभी चलो अभी कर देते, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे बहुत जल्दी हो गया था वो प्ले। और इसके पहले शो के बारे में बताइए। शो ज्यादा नहीं हुआ, उसकी वही दिक्कत। एक्चुअली हमारा वो था भी नक्शा की अगला प्ले कर लिया, 10 शो हो गए तो इसका मतलब बहुत हो गया, उसके बाद अगला प्ले करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्ले हाल कर लिया करते थे, तो इसलिए जो इस चक्कर में बहुत शो नहीं हो पाए। मुश्किल से जो है आपके 5, 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम 10 शो हुए होंगे। प्रकाश भी नहीं आ पाया। बाद में जब छपा 2003 में, उसके बाद राजकमल ने छापा इसको जी, फिर जो है आपकी दुनिया के आए निगाह में। अब तो जो है हर साल जो है मतलब उनके 28 सितंबर को या 23 मार्च को कोई ना कोई कर ही देता है इसको। मतलब उनके शहीद दिवस पर लोग कर रहे हैं, नौजवान इस को बार बार उठाते हैं। उनके जन्म दिवस पर 28 सितंबर। हाँ, हिंदुस्तान में है कहाँ प्लेस है ही नहीं यहाँ पर। तो बॉम्बे में लिखे जा रहे हैं बहुत सारे प्लेस जी, लेकिन वैसे हमारे टाइम में तो कहाँ थे प्लेस। बाहर का प्ले लेके उसको अडेप्ट करो, तभी कहीं जाकर हुआ था। प्ले लिखना तो बहुत ही कठिन काम है ना, नॉवल, कहानियां, कविता से अधिक कठिन काम है बाकायदा। बड़ा तूफानी दौर था जब आप प्ले कर रहे थे एक्ट 1 के साथ, और एक जुनूनी जिंदगी आप जी रहे थे। हाँ। उस दौर के बारे में बताइए कि सिर्फ प्ले करते थे और बाकी वक्त कहाँ मिलता था जी। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9 तक तो तुम्हारी रिहर्सल चला करती थी, और उसमें भी जो है वही सब बातें जो है, और लेकिन बड़ी मस्ती वाली जिंदगी थी। रोमांस भी था सबका, रोमांस किताबों से था, लड़कियों से था। अरे फुल लाइफ थी उस वक्त, उसमें उदास लाइफ नहीं थी हमारी। हाँ हाँ, काम करते थे, मतलब काम के साथ में बहुत रंगीनियां भी करते थे, चाय की चुस्कियां मुसलसल चला करती थी, तो उसमें बड़ी जबरदस्त जिंदगी थी। 5 साल मेरे एक्ट में बहुत ही बढ़िया बीते। 5 साल के बाद में फिर चरमर आ गया एक्ट में। फिर मुझे तकलीफ हुई उसकी, उससे मतलब वो तानाशाही हो गया था, मतलब पूरा ग्रुप तानाशाह हो गया था। हाँ हाँ, बहुत ही खतरनाक ग्रुप हो गया था, मतलब डंडे चलने लगे थे उसमें। तो फिर जो है मैंने छोड़ दिया 5 साल बाद। लेकिन 5 साल का आवाज मेरा बहुत बढ़िया रहा। 5 साल हमने बहुत मजा आ गया, मतलब 5 साल। क्या उसके बाद हल्की सी निराशा में डूबे आप? निराशा थी ना जी। मैंने शादी करी एक्ट 1 छोड़ने के एकदम बाद। आज शादी करी, कल छोड़ा, ऐसा था। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि कैसे मुलाकात हुई और कैसे ये शादी वाला मामला हुआ। कुछ नहीं, प्रिया जो है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में स्टूडेंट थी। मैं गया था प्ले करवाने के लिए, वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो वहाँ पर संबंध हुआ 92 में। उसके बाद 95 तक हमने डेट किया। 95 में इनसे हमने कहा शादी करते हैं यार, तो उनके पेरेंट्स नहीं माने। तो ये मद्रास से जो है मैं पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ, फिर 1 साल बाद मान गए पेरेंट्स। सही बात है, कौन देगा अपनी लड़की को आपके आर्टिस्ट के हाथ में? आर्टिस्ट वो थिएटर वाला, तो वो बाद में माने। बाद में जब उन्होंने पढ़ा अखबार वगैरह में कि ठीक है कमाता इतना नहीं है लेकिन इसका नाम बहुत है, यश बहुत है, तो मुतासिर हुए। तो वहाँ
तो शादी हो गई, लेकिन काम भी बढ़ गया उसके बाद। फिर जो है मतलब मैंने अस्मिता ज्वाइन किया 2 साल तक। अस्मिता में मैंने जो एक बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस किया जिसे कहते हैं एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा। तो वो जो है आपके 3 घंटों का सोलो परफॉर्मेंस था। सोलो परफॉर्मेंस का दौर शुरू हो गया। मैं एक तरह से बोलूंगा कि इसमें कोई आत्म प्रशंसा नहीं है, वो मैंने किया था शुरू। हिंदुस्तान में जो है दौर जो है मैंने किया था शुरू। अंकुर जी करते थे कहानियां में वो आया बंदा कोई कहानी कह के चला गया। मैं यार विगर तो कहाँ, एनर्जी कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, तो एनर्जी लाओ ना। ये जो एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा, इसमें क्या क्या होता था? इसमें 3 प्लेस थे। हाँ, एक तो था आपके वे दिन, निर्मल वर्मा की कहानी थी जी, और दूसरा था व्हाट एवर हैपेंड टू बैटल लेमन, हाँ, आर्नल्ड वेस्कर का प्ले था, और तीसरा था विजयदानदित्य का दुविधा। अच्छा, जिसपे बाद में पहली फिल्म बनी जी। तो कुल मिलाकर जो है 3 सवा 3 घंटे का परफॉर्मेंस, 5 मिनट का इंटरवल था तीनों के बीच में, तो 3 सवा 3 घंटे का ये परफॉर्मेंस हो जाए। और सारा मैं अकेला करता था, तो बहुत ही बढ़िया हुआ वो। तो मतलब साहस नहीं था, वो तो साहस था, बिल्कुल तो साहसिक था साला करना जो है। मतलब आज कोई कह दे मुझसे कि मैं कहाँ जाता हूँ सोच कर कि मैं कभी ये करता था। फिर मैं 97 में निकला, फिर वो भी खत्म हो गया, ये इसमें डूब गया मैं वो बहुत जल्दी जाता हूँ जी। इसके बाद फिर मैंने कैंपस थिएटर किया, लेडी श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ये कॉलेज वो कॉलेज, मैं कोई कॉलेज छोड़ा नहीं। लेकिन आप दिल्ली में ही रहे, मुंबई ने नहीं पुकारा? दिल्ली हाँ था ना, मैं 1998 में दिल से आई थी ना, दिल से मणिरत्नम की फिल्म, उसमें कास्टेड था मैं। बिल्कुल, मेरा दोस्त था तिग्मांशु धूलिया, उसमें डायलॉग लिख रहा था और कास्टिंग डायरेक्टर था, तो उसने मेरा नाम रिकमेंड किया बहुत जोर से। तो मणि साहब को बड़ा अच्छा लगा मैं, तो मैंने उसमें काम किया। फिर भी मैं बॉम्बे नहीं गया, फिर मैं यहीं रहा। श्री राम सेंटर में प्ले किए, यहाँ प्ले किया, वहाँ प्ले किया, प्ले ही लगातार करते रहे। मैं एसपी में तो बहुत प्ले किए मैंने स्कूल। मणिरत्नम के साथ कैसा अनुभव था वो? अच्छा था, मतलब मैं आई वॉज अनट्रेन्ड, अनप्रिपेयर्ड फॉर फिल्म में। तो डबिंग भी नहीं आती थी मुझे, लाइट लेना नहीं आता था मुझे, बहुत सारी चीजें थी, कैमरा एंगल, तो जिसकी वजह से जो है वो कहते हैं लोग कि अच्छा परफॉर्मेंस है, मेरे को तो बहुत खराब लगा। करा तो वो एवरेज परफॉर्मेंस है बहुत। वो नहीं बड़े खुश थे मुझसे, बड़े स्टार थे उसमें, शाहरुख थे, मनीषा कोइराला थी जी। तो अच्छा नहीं हुआ उसका फिल्म का, लेकिन ये था। तो मणि साहब से मिले, मणि साहब बड़ा जबरदस्त डायरेक्टर हैं वो, तो ये हुआ। यहाँ इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे, बहुत बढ़िया गाना है गुलजार साहब का। आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ।
तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रहे है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहट है। तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गायक, गीतकार, लेखक और अभिनेता पीयूष मिश्रा से यूनुस खान की बातचीत। तिरकिट ताल से लो चली कहानी, पनगट काल से लो चली कहानी, हो सरपट दौड़ती है फकत जुबानी। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। जिया है बिहार के लाला, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। जिया 2000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया। चलने से पहले आपको बता दें हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे मनीष चंद्र वैश्य। तू ही तू सतरंगी रे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।